चलो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सिनेमेटोग्राफी। और कुछ पढ़े थे इससे रिलेटेड? यू हैव ऑलरेडी डन दैट, बट व्हाट अबाउट यू गाइस? आप लोगों ने कुछ उसका कुछ बताने वाले थे? अच्छा, नहीं तो आप ही से पूछेंगे ना, जो पीछे बैठा है भाई। वो तो जवाब ले लेगा ना, वो तो दिक्कत। पिछली क्लास का हाँ वीडियो अपलोड करना है, भेजना है सबको। वो कुछ उस दिन का कुछ भी नहीं डाल पाए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्लासेस वगैरह में बिजी हो गए ना, तो नहीं डाल पाए थे। नाउ द थिंग इज कि हम एक्सट्रीम वाइड शॉट और मीडियम शॉट, फुल शॉट, काउबॉय शॉट, क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप तक पहुंच गए थे। मीडियम क्लोजअप भी हो गया था। अब आ जाते हैं हाउ टू फ्रेम द शॉट, राइट? शॉर्ट फ्रेमिंग और शॉर्ट इटसेल्फ में तो आपने देख लिया कि फंडामेंटल ऑफ शॉट्स क्या था। एक लॉन्ग शॉट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, या क्लोजअप हो सकता है। उसको ही आप माइन्यूट में डिफाइन करके एक नया सीन या शॉट तैयार करते हो, ठीक? अपने उसके लिए, कैमरा में जनता के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए। लेकिन कैमरा की पोजीशन या कैमरा का जो फ्रेम है, वो भी शॉट के साथ मिलके कुछ एक अदर स्टोरी नरेटिव शॉट्स तैयार करते हैं जिनसे स्टोरी नरेट की जा सकती है, ठीक? दैट इज वाई वी नीड टू लर्न, अ सिनेमेटोग्राफर हैज टू लर्न दिस, कि अगर डायरेक्टर जो होता है ना, डायरेक्टर के पास केवल विजन होता है। उसको नहीं पता होता कि मैं अपना कैमरा ना इधर रख दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, उधर रख दूंगा तो ऐसा नहीं। एक्चुअल बताएं, अगर हम ऐसे बात करें, क्योंकि देखो आप बोलेंगे रोहित शेट्टी तो सर खुद ही पूरा काम कर लेता है ना? हम बता रहे हैं इतना आइडिया होता है कि वो यही बोलेंगे कि कैमरा ना मैं ऐसे जमीन में रख के शूट कर लूंगा ना, तो देखना बड़ा अच्छा आएगा। वो ऐसी बात करते। सिनेमाटोग्राफर क्या क्या बात करेगा? कैमरा ना लो एंगल पे रखेंगे, 45 डिग्री पे होगा, कैरेक्टर फ्रेम पे आ रहा होगा सेंटर पे, या लेफ्ट पे या राइट पे। ये सिनेमाटोग्राफर लैंग्वेज होती है। मतलब अगर डायरेक्टर ने भी ये सीखा होगा तो वो ऐसे ही बात करेगा। लेकिन जनरली जो मोस्टली डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनके पास होता है विजन। तो वो क्या करते हैं, वो केवल ये देखते हैं कि देखो भाई, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी उधर से आ रही, दोनों आपस में भिड़ रही हैं, और हीरो जो है वो उसमें से कूद के विलन को घसीट के बाहर निकाल रहा है हवाई हवा में। ऐसा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, समझे? ये डायरेक्टर बताता है। अब डायरेक्टर ही सिनेमेटोग्राफर अगर होता है ना, तो वो कैमरामैन को बता रहा होगा कि तू इस एंगल पे कैमरा रख लेना, इतना में रख लेना। कैमरामैन का काम क्या रहेगा? सीन में लाइट कैसे मैनेज करनी है कैमरे के अंदर, फ्रेमिंग जितना भी है, एंगल फ्रेमिंग, ये जितना है वो सिनेमेटोग्राफर कैमरा को देता है कि आपको ये रखना है। कैमरामैन वो उस पर सेट करके फिर वो देखता है कि लाइट कितनी कैप्चर हो रही है, मेरा स्पीड कितनी जा रही है, कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, वो सारा फिर कैमरामैन देखता है। डायरेक्टर जो होता है उसका विजन होता है, केवल वो विजन सिनेमाटोग्राफर को देता है, सिनेमाटोग्राफर कैमरामैन को देता है। लेकिन नाउ अडेज एक्टर्स भी डायरेक्टर होते हैं। पहले के दौर पे एक्टर एक्टर ही हुआ करता था, वो डायरेक्शन नहीं देता था। कभी अमिताभ बच्चन जाके सिप्पी जी को नहीं बोलेगा कि शोले का शॉट कैसे होगा। वो बस ये बोलेगा कि खाली एक्टर हूं मैं, आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा, है ना? डायरेक्टर का जो कनेक्शन होता था वो सिनेमाटोग्राफर और कैमरामैन से होता था। मैं ये करना चाहता हूँ, कैमरामैन बोलेगा सर ऐसा करते हैं ना, ये क्या बोलते, ये इसको ह्यू, इसमें लाइट एक्सपोजर इतना रख देता हूँ, थोड़ा सा बढ़ के आएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। सिनेमाटोग्राफर जो होगा ना, उससे डिस्कशन यही होगा, हो रहा होगा कैमरामैन का, कि सर ये एंगल जो आप बता रहे हो ना, इस एंगल में वो बराबर से आ नहीं रहा है, फोकस नहीं मिल रहा है, अगर थोड़ा सा ना टिल्ट कर दें, डच एंगल दे दें, ऐसा कर दें, तो वो बात करेगा कि नहीं, लेकिन मुद्दा बदल जाएगा।
10 चीज ये डिस्कशन होते हैं, है ना। डायरेक्टर के साथ क्या डिस्कशन होगा, करना क्या है, दिखाना क्या है, वो बताएगा कि मैं ना ऐसा दिखाना चाहता हूँ। फिर सिनेमाटोग्राफर, कई बार डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर हो जाते हैं तो वही बताते रहते हैं कि देखो ना यही एंगल पे लेना है, मुझे ये दिखाना है, तुम ऐसा करके ले, तो फिर वो एक्सपोजर वाली जनता जो पूरा वो है वो बता देता है। इन सबों के साथ एक वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर भी बैठता है, वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर, जो कि वीएफएक्स शॉट्स कैसे लेना है वो बताता है तीनों को। क्यों, क्योंकि अगर एक्सपोजर उसने ज़्यादा कर दिया तो सॉफ्टवेयर में एक्सपोजर ख़त्म हो जाएगा, मतलब फिर सॉफ्टवेयर में आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए आजकल की जो मूवीज़ आ रही हैं उसमें देख रहे हो ना कि कई बार क्वालिटी डाउन आ रही है। डाउन क्यों आ रही है, रीज़न ये हो जाता है, क्वालिटी डाउन इन द सेंस आपको समझ में आ जाता है अरे ये तो मैट पेंटिंग है, अरे ये तो जो एक्सप्लोजन किया है वो तो फेक एक्सप्लोजन है, यूट्यूब में ग्रीन ग्रीन स्क्रीन में मिलता है वो वाला एक्सप्लोजन किया हुआ है, अलग से समझ में आ रहा है। ऐसा करते हो ना, ये क्यों होता है, रीज़न ये है कि ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट को नहीं पता, जैसे वो आदि पुरुष की पिक्चर के लिए हुआ है, तो वो इसलिए नहीं हुआ कि आदि पुरुष में जो आर्टिस्ट हैं वो कमज़ोर आर्टिस्ट हैं। सिचुएशन क्या होगी, उनको जो शूट मिला होगा उसमें कोई वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर नहीं बैठा होगा, उनने बोले होंगे अरे वो लोग ने तो देख लिया था, तू चल ऐसे करके ऐसे शूट ले लो, वैसा शूट ले लो इधर। क्यों, राजामौली नहीं था ना आदि पुरुष में, डायरेक्टर कोई दूसरा था, है ना। अब ओम राव क्या थे, बॉलीवुड डायरेक्टर हैं, मराठी बॉलीवुड टाइप के रीजनल डायरेक्टर हैं बेसिकली, तो उनका क्या हिसाब है, उन्होंने कैसा लिया शॉट, अरे ले लो वो वीएफएक्स वाला देख लेगा, अरे ले लो वीएफएक्स वाला देख लेगा, अरे सब बदल देंगे वीएफएक्स वाला ले लेगा, सारा काम कहाँ डाल दिए, वीएफएक्स वाले के ऊपर। अब वीएफएक्स वाले को टाइम कितना दिए, चिंदी, तो वो जितना निकालेगा, सीधी बात है वो पिक्चर तो बनी रही थी, बनती जा रही है, अभी भी बनी जा रही है। बीच में क्या हुआ होगा, बीच में पैसा बनाने की बात हुई होगी कि यार तुम्हारा तो सीन ही बने जा रहा, भाई सीधी सी बात है, अच्छा सा शूट नहीं लोगे तो कहाँ से जाएगी, प्रॉपर लाइट नहीं रहेगी। अब आपने कैंप यहाँ पे बैठा दिया प्रभास को, बोल रहे हो पानी के अंदर का शूट लेना है, प्रभास को बैठा दिए और राइट तरफ में सूरज इस तरफ है, राइट तरफ में तुमने लाइट लगा दी, एक्स्ट्रा लाइट लगा दी, तो एक्सपोजर तो दिखेगा। अब उसी को अलग करने के लिए वो रोटो आर्टिस्ट को बैठा के उसको एडजस्ट कराते रहो, पूरा काम बढ़ गया ना। और फिर क्या हुआ, जब टाइम लगने लगा सीन को वो कंपोज करने की कोशिश करने लगे, तुम बीच में आ गए, अरे नहीं नहीं रिलीज करना है, टीजर रिलीज करना है, तो जो जो आधा आधा सीन शॉट बचा हुआ था वही उठा के उन्होंने दे दिए, ये लो क्या हो गया, खिल्ली उड़ गई, खिल्ली उड़ गई तो वापस पोस्टपोन, ऐसा होता है। तो ये बहुत मायने रखता है, अगर इसको प्रोफेशनली डील किया जाता तो वीएफएक्स वाला पहले ही बता देता कि क्या कर रहे हो सर, लाइट मेन इधर पे है, वहाँ से आप एक एक्स्ट्रा बाउंस लाइट लगा रहे हो, ये कोई ज़रूरत है क्या, वो हम लगा देंगे, बोलेगा वो बोलेगा हम लगा देंगे, आप अलग करो उसको, नहीं तो ज़्यादा एक्सपोजर डाल देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर नहीं संभाल पाएगा। ये बैलेंस जो होता है वो एक अच्छा सीन लेके आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रेमिंग अ शॉट। इट ऑल स्टार्ट्स विद एन एस्टैब्लिशिंग शॉट, यानी कोई भी स्टोरी स्टार्ट करने के लिए एक एस्टैब्लिशिंग शॉट देना पड़ता है। एस्टैब्लिशिंग शॉट ज़रूरी नहीं है वाइड एंगल लॉन्ग शॉट ही हो, ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर लॉन्ग शॉट्स लिए जाते हैं एस्टैब्लिशिंग शॉट के तौर पे। An establishing shot is a shot at the head of a scene that clearly shows us the location of the action. This shot often follows an aerial shot and is used to show where everything will happen. क्या समझे, बताइए क्या समझे, आप ही से पूछ रहे हैं तो क्या समझे, हाँ सर समझ रहा हूँ, मैं ऐसे ही पूछ रहे हैं आप, लेकिन क्या क्या बगल वाले बताएं। एस्टैब्लिशिंग शॉट क्या होता है ये पूछ रहा हूँ, मतलब एस्टैब्लिशिंग मतलब एक हिलना उलना नहीं चाहिए, मतलब स्टेबल ही एकदम शॉट
मतलब आपने, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा सा फिरकी तो लें, है ना। स्टैब्लिशिंग शॉट बोल रहे हैं, स्टेबली, स्टेबल शॉट। स्टेबल स्पेलिंग ही अलग होता है, मतलब ही अलग होता है। स्टैब्लिशिंग बिल्कुल मतलब अलग होता है। ठीक है, दैट्स फाइन, जो ऑलरेडी लिखा है। इससे क्या पूछेंगे? ठीक है, ये दोनों ही चीज एक ही चीज है। स्टैब्लिशिंग शॉट एक स्टोरी को, हम स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ आप वहाँ ले रहे हैं वो डेफिनेटली स्टेबल रहेगी। जैसे आप स्टेबिलिटी से उसको शॉट लोगे, वो अगर नहीं लोगे तो जनता डेफिनेटली समझ नहीं पाएगी कि क्या हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो वो बता रहे वो भी वही चीज़ है। ये वो शॉट होता है जो स्टोरी के पहले शूट किया जाता है, जनता को ये बताने के लिए कि अब जो कुछ होने वाला है ना वो इधर होने वाला है। जैसे अभी आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, तो अगर मैं इसका शूट बताऊंगा कि आप लोग, आपका बैच इधर आएगा, इधर पढ़ेगा, ये स्टोरी है, तो उसको दिखाने के लिए एक एस्टेब्लिशिंग शॉट कहाँ होगा? गार्डन में होगा। गार्डन से हम क्या ले रहे होंगे? हमारा शुभकामना इंस्टीट्यूट का शॉट ले रहे होंगे कि जो भी कुछ होना है वो इधर होना है। अब ये फुल शॉट भी हो सकता है, जूम हो सकता है, एरियल शॉट, सबसे ज़्यादा एरियल शॉट लिए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है वो ऐसे पैन करके तुमको ले जा रहे होते हैं, ऐसा देख के लगता है कि अच्छा हम जा रहे हैं कहीं, कुछ होने वाला है और हम वहाँ जा रहे हैं, और फिर वहाँ जाके वो रुक जाता है तो हमें समझ में आ जाता है अच्छा इस जगह पे कुछ होने वाला है। ये इस्टेब्लिशिंग शॉट होता है, सबसे पहले हमेशा इसको दिया जाता है। सिनेमेटोग्राफी में जब कोई स्टोरी कन्वे करना होता है तो इस्टेब्लिशिंग शॉट दी जाती है। ये वाला जो है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली में वो जेम्स बॉन्ड का एग्जाम्पल है, मूवी उसका एग्जाम्पल है ये। तो जब वो कार आती है तो इससे समझ में आ जाता है कि इस घर के भीतर कोई एक्शन है, कुछ होने वाला है, राइट। एग्जैक्टली, मतलब घर दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है और कार आई है, तो ये सीधी सी बात है कि जो कुछ होना है वो इधर ही होना है। ठीक, वैसे ही यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है, तो आप जानते हो कि ऐसी शॉर्ट्स में क्या होता है, बिल्डिंग दिखाते हैं, फिर ट्रैक कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक करके ऊपर दिखाते हैं, कहाँ? ऊपर नाम के ऊपर ले जाएंगे, या ताबड़तोड़ ऊंची बिल्डिंग है, फिर जो कुछ हो रहा है वो उसके अंदर हो रहा है कि भाई वो फर्म है, बिजनेस फर्म है, कुछ है। और आपकी ये एक्चुअली वो वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट करके मूवी आई थी रोनाल्डो डिकाप्रियो की, उसका शॉट है वो एस्टैब्लिशिंग शॉट, कि इसी के अंदर वो स्टॉक का कंपनी चलाता है। हाउ यू चूज टू फ्रेम योर सब्जेक्ट will have a specific impact. How close or far your subject is to your camera. Your shot size will underscore how the audience should feel about it or them, right? uh, इस लाइन का मतलब ये चीज़ है कि जो फ्रेमिंग होता है वो डिसाइड करता है कि जो जनता देख रही है उस फ्रेम से सीन को, उसको क्या महसूस होगा। तो उस फ्रेमिंग की पोजीशन, उसका एंगल और उसका क्या बोलते सब्जेक्ट को जो फोकस है वो डिसाइड करेगा कि जनता का इंटरेस्ट किस चीज़ पे आएगा, किस चीज़ पे नहीं आएगा। और ये पूरा चीज़ जनता डिसाइड नहीं करती, ये डिसाइड सिनेमेटोग्राफर करता है कि मेरी फ्रेम पे जनता किस जगह इंटरेस्ट ले, किस जगह ना ले। ये याद रखेंगे, जनता का कोई डिसीजन नहीं होता। जनता वहाँ अगर बैठी है तो वो केवल मूवी में इस चीज़ के लिए बैठी है कि आप उसे क्या दिखा रहे हैं। वो केवल एक तरीके से बोलो रोबोट जैसे बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि उन्हें पसंद आ रहा है, बट वो एक्चुअल में एक सिनेमेटोग्राफर का
जॉनर होता है कि वो वही फ्रेम में चीज दिखाता है जो देखने लायक है। तो वो फ्रेमिंग, वो एंगल, ये डिसाइड करता है कि जनता का अटेंशन कहाँ रहे और कहाँ ना रहे। ठीक, यही चीज़ आप लोगों ने अपने प्रीवियस डिज़ाइनिंग सेक्टर में सीखी पूरी। फोटोशॉप के दौरान आप लोग सीख रहे थे रूल्स ऑफ कंपोजिशन, है ना। उसके बाद फिर आप आफ्टर इफेक्ट में आ गए, तो जो आपने ट्रैकिंग 3D कैमरा खींचना, अंदर की तरफ ले जाना, ये सब चीज़ें देखी, तो उसमें फ्रेमिंग बहुत मायने रखती है। अब क्या होता है जनरली हम लोग क्योंकि इस एज में हैं, इस एज मतलब इस एरा में हैं, जिस एरा में हम लोग कैमरास को तो बहुत ऑफेंट यूज़ करते हैं, इसलिए ये चीज़ अभी उतनी बड़ी नहीं लगती कि फ्रेम कैसे करना हो तो बंदे को बीच में रख दो हो जाता है ना, वो चीज़ सोचते। लेकिन उसमें भी कई बारीकियां हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट मिल सकता है। योर सब्जेक्ट विल अपीयर स्मॉलेस्ट इन अ लॉन्ग शॉट, सबसे छोटा लगेगा आपका सब्जेक्ट अगर आप लॉन्ग शॉट ले रहे होंगे। दे विल बी लार्जर इन अ मीडियम शॉट, मीडियम शॉट में वो थोड़े बड़े दिखेंगे। एंड लार्जेस्ट इन अ क्लोजअप शॉट। अब इसका मतलब क्या समझे? और लास्ट लाइन याद थोड़ी ना करनी रहती, पूरा पूरा पैरा का मतलब क्या हुआ? क्लोजअप शॉट में सबसे बड़े नजर, क्लोजअप शॉट में सबसे बड़े नजर आएंगे, मीडियम में बड़े नजर आएंगे, लॉन्ग शॉट में छोटे नजर आएंगे। इससे फायदा क्या होगा? हाँ बिल्कुल, तो उससे फायदा क्या होगा? फ्रेम का क्या फायदा? लोकेशन तो लॉन्ग शॉट में हो गई, कैरेक्टर उसमें कहीं पर भी घूम रहा है, उससे जनता को क्या मिलेगा? चलो एस्टैब्लिशिंग शॉट नहीं है, मान लो एस्टैब्लिशिंग शॉट नहीं है, देन मीडियम शॉट है। मीडियम शॉट में जनता क्या निकालेगी? वही क्या फील करती है? करेक्ट बात है, लेकिन यहाँ जो लिखा है फ्रेम जो है वो आपके सब्जेक्ट की दशा को दर्शाता है। अगर लॉन्ग शॉट में लेते हो ना तो सब्जेक्ट दिखता छोटा, छोटे का मतलब होता है कमजोर, आपका जो कैरेक्टर है, जो सब्जेक्ट है, वो कमजोर लगता है। ठीक, अब ये कैसे कमजोर लगता है भाई? सीधी सी बात है, आप लोगों ने 2012 पिक्चर देखी है? 2012 एक पिक्चर आई थी जिसमें वो पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो रही थी, आपने नहीं देखी? 2012 गॉडजिला देखे हैं? वही सब देखे हैं ना गॉड, हाँ, अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती ना उसमें पूरे, राइट। तो गॉडजिला आप लोग ने सबने देखा है। आपने वो गॉडजिला का वो सीन देखा है जिसमें चलो किंग ऑफ मॉन्स्टर देखे हो ना, सेकंड वाली जिसमें वो 3 सर वाला ड्रैगन आता है, वो वाला नहीं, फर्स्ट वाला ही देखे हो? कॉन्ग वाला देखे हो ना आपने, चलो ठीक है। तो कॉन्ग वाले सीन में आपने क्या बोलते, लॉन्ग शॉट्स देखे? लॉन्ग शॉट्स देखे? अब लॉन्ग शॉट में जब भी कॉन्ग दिखता है उसके साथ साथ एक बच्ची या कोई मानव खड़ा हुआ नजर आता है ना, तो वो बच्ची नजर आती, तो बच्ची का कैरेक्टर तगड़ा नजर आता है कि कमजोर नजर आता है? कमजोर नजर आता है, छोटी सी नजर आती है। मेन हम लोग सोचते रहते हैं कि कॉन्ग हीरो है या गॉडजिला हीरो है, लेकिन सिनेमाटोग्राफर की लाइन में वो ऑब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें कॉन्ग को अगर डायरेक्ट दिखाऊंगा तो तुम उसकी ब्यूटी कितनी देर तक देख पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा डिटेल्स देखोगे भी नहीं, देखोगे ठीक है कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ है भाई, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक उसका कंपैरिजन किसी छोटी चीज़ के साथ नहीं करोगे ना, तब तक उस सीन में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा।
उसमें एक सीन है जिसमें फर्स्ट वाले पार्ट में अगर आप लोग देखेंगे या शायद सेकंड वाले पार्ट में है, जिसमें ना एक व्यक्ति न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ता है गॉडजिला के ऊपर में, ठीक है, लड़ाई होती है तो गॉडजिला हारने लगता है ना, हारने वाला रहता है, तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ता है। वो कैसे फोड़ता है, उसके बगल में ही खड़े होकर फोड़ देता है। वो शायद आप लोगों ने वो सीन नहीं देखा होगा, आपने देखा है ना। तो मेन सिचुएशन ये है कि ऐसे सीन क्यों दिए जाते हैं, ऐसे सीन ये दिए जाते हैं कि देखो ह्यूमंस की कोई पोजीशन ही नहीं है, वो चींटी मात्र है इन मॉन्स्टर्स के सामने। इससे ह्यूमन अपने आप को, क्योंकि देखने वाला ह्यूमन है, तो उसको कॉन्स्टेंटली फील होता रहता है कि बाप रे, मतलब क्या ही बड़े जानवर लड़ रहे हैं। कॉन्स्टेंटली पूरी पिक्चर में यही बस देखते रहते हो आप कि वो जानवर कितना क्या बोलते हैं बड़ा है। ये कैसे पॉसिबल है, जब आप सब्जेक्ट को लॉन्ग शॉट में दिखाओगे। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट आप हो, ह्यूमन है वहां पे सब्जेक्ट, ह्यूमन को दिखाया जाता है, जानवर को नहीं दिखाया जा रहा है। जानवर हमेशा ऑफ रहता है, कभी भी सेंटर फ्रेम में नहीं दिखाते उसको। कंपेयर करने वाली चीज जो है ना वो हमेशा ऑफ है, क्योंकि उतने को तो पूरा साइज तो दिखा नहीं सकते उसका। तो हम क्या करते हैं, इंसान को दिखाते हैं और उसका नाखून दिखाते हैं। अब उसका नाखून ही पूरा आधा फ्रेम खाया रहता है, लेकिन इंसान का कंपैरिजन, जो छोटी चीज का कंपैरिजन होता है ना, वो जनता को फील देता है कि ये चीज तो बहुत बड़ी है। ये होता है लॉन्ग शॉट से, जब आपका सब्जेक्ट छोटा होता है। मैड मैक्स फ्यूरी ये पिक्चर देखिए, है ना, आपने दो जन ने देखी है इस पिक्चर को। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ, आपने तो कोई पिक्चर नहीं देखी, काहे को आगे हम्म नोलन बना रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्चुअल में फोड़ दिए गए तो क्या हो जाएगा, ऐसा है। अरे वाह, देखना पड़ेगा। ओके, ठीक ठीक। तो एटम बॉम्ब बनाया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना, न्यूक्लियर अलग है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब एटम बॉम्ब बनाया था ना, वो अलग है, एटम बॉम्ब अलग है, न्यूक्लियर बॉम्ब अलग है। न्यूक्लियर हम्म एटम बॉम्ब का तो एक्सप्लोजन हुआ था ना, चेक किया गया था। एटम बॉम्ब फिर भी मैनेजेबल है, न्यूक्लियर मैनेजेबल नहीं है। एटम बॉम्ब गिरा था, हिरोशिमा नागासाकी में जो गिरा है वो एटम बॉम्ब था। क्यों, ओके ओके, मैं देखूंगा। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो फिर बचेंगे नहीं ना, वो वो तो ख़त्म ही है। न्यूक्लियर बॉम्ब फ्यूजन रिएक्शन से अगर फोड़ रहे हैं तो वो मैनेजेबल है, कि वो आने वाली 10 पुश्तें और 50 पुश्तें जो है ना, वो वैसे ही वो 100-200 साल के लिए वो ज़मीन चली जाती है। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फोड़ेंगे तो फ्यूजन रिएक्शन, फिजन फोड़ेंगे ना तो पूरी पृथ्वी उड़ जाएगी, बचेगी ही नहीं पृथ्वी। फिजन फोड़ दिए तो पृथ्वी नहीं बचेगी क्या, वो पृथ्वी के आसपास के प्लैनेट फट जाएंगे, क्योंकि फिजन रिएक्शन इनफाइनाइट फूटता है। सूरज, सूरज में फिजन रिएक्शन होता है, इसलिए इतने समय से जलता आ रहा है। उसका एक रिएक्शन जो देखते हो, स्पाइक निकलता है जो, वो पृथ्वी से बड़ा साइज का होता है। वो क्या होता है, एक यूरेनियम 236 और 238 करके दो टाइप के यूरेनियम होते हैं। 236 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, 238 स्टेबल होता है, जिसपे फ्यूजन बनता है। जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर बने हुए हैं ना, बिजली प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, फटते हैं, तीन में डिवाइड होते हैं, है ना, जिंक, बैरॉन और के आर करके एक और निकलता है, तो ये तीन में डिवाइड होते हैं। फिर वो तीनों फटते हैं तो 8 9 में 6 में डिवाइड होते हैं, फिर वो फटते हैं तो 9 में डिवाइड होते हैं।
और वो फटते जाते हैं, और जब 9 में डिवाइड होते हैं ना, वो फिर फटते हैं, तो फिर से यूरेनियम 238 बना देते हैं। ठीक है, वो फिर बन जाते। तो इनको रोकने के लिए आप कार्बन की यूनिट ऐड करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कार्बन की बहुत बड़ी स्लैब्स होती है वो डाल देते हैं, तो कार्बन रिएक्शन मिक्स करके रोक देता है फ्यूजन को। फ्यूजन नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाते ये आपस में, क्योंकि वो कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, तो नहीं बन पाता। फिजन जो है वो एक बार फूटता है तो क्या बनाता है, फिर वो जिंक बैरोन और वो नहीं बनाता। वो 236 फूटेगा ना तो 238 बना देगा, यूरेनियम 238, यानी एक फटेगा तो 3 फ्यूजन बॉम्ब बना देता है वो। फिर वो आपस में फटते, वो इतने स्टेबल हैं कि उनको फूक मार दोगे तो फट जाएंगे, वो अनस्टेबल होते हैं वो। तो उनको फोड़ोगे तो वो 3 जो निकलेंगे फ्यूजन, फिर वो कितने में निकलेंगे, वो 9 9 9 करके, यानी कि 18 में निकलेंगे, लगभग 18 से ज़्यादा। 9 3 मल्टीप्लाई करोगे 27, तो 27 कार्बन बेरॉन ये निकलेंगे, और उनमें से एक फिर यूरेनियम 236 निकलेगा। 238 के बाद फिर 236 बन जाता है। तो कार्बन डालो चाहे कुछ डालो, फिर 236 तो कार्बन पे नहीं होता, वो तो फट से फट जाता है, फिर से वो बैरॉन निकालते जाएगा, तो इनफाइनाइट होता है वो। और हर बार में करीब माना जाए, जैसे पिछला एटॉम बॉम्ब जो फोड़ा गया था, उसका अगर हीट मानते हैं, कैलकुलेट की गई, तो 7 सूरज जितनी हीट थी, हीट जनरेट हुई थी उतने ही एरिया में। 7 सूरज जैसे लगा दिए गए हों, इतनी हीट जनरेट हुई थी। इसलिए आज भी रेडिएशन उसमें बना हुआ है, हिरोशिमा नागासाकी में जो भी बच्चे पैदा होते वहाँ पे डिफॉर्म बच्चे पैदा होते, आज भी बना ही हुआ है वो, तो वो है ही। और न्यूक्लियर फ्यूजन फटेगा तो वो तो रुकेगा ही नहीं। अब फ्यूजन जो है वो तो रोका जा सकता है, तो वो फोड़ेगा तो कम से कम तुम 200 साल, 400 साल, 500 साल मान के चलो। अभी कितना हुआ, 65 में फोड़े थे, 1965 में फोड़े थे ना, 1965 में फोड़ा गया था। हाँ, कौन सा 4 अगस्त या 6 अगस्त को 1965 को फोड़ा गया था, 8 और 9 में प्रोबेबली, है ना। वो फोड़ा गया था, तो वो अभी तक समझ लो 60 70 साल हो गए हैं, है ना, फिर भी चल रहा है वो। लेकिन जब वो फोड़ते, फ्यूजन फोड़ेंगे, तो 100 200 साल के लिए जमीन जाएगी। फ्यूजन फोड़ दिए तो जमीन ही नहीं बचेगी है कि नहीं, क्योंकि वो पर बार फूटेगा तो एक न्यूक्लियर फ्यूजन जितना बड़ा विस्फोट मारेगा, इतना रिएक्शन मारेगा। रेडिएशन से मरते हैं ना लोग। हाँ, तो सन जैसे, तो समझ लो एक बार फटेगा तो ऐसे देखा जाए तो वो जब फिर से यूरेनियम 236 वापस से बन जाता है, तब तक पहुंचते पहुंचते तक 27 सूरज जितनी गर्मी पैदा कर देगा वो, 27 सूरज जितनी, फटते 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 फटते, फिर उसके बाद वापस से वो 236 बन जाएगा। अब ऑलरेडी इतनी गर्मी है और 236 में ले गए तो वो तो फिर फटेगा। पृथ्वी में फिजन रिएक्शन कर रहे थे सूरज वाला, सुने होगे ना, 2012 में सुने होगे कि दुनिया खत्म हो जाएगी। उस समय पे फिजन रिएक्शन कर रहे थे पृथ्वी के अंदर, तो बहुत लंबी सुरंग बनाई गई थी। और वो फिजन रिएक्शन कैसे पैदा कर रहे थे, तो यूरेनियम पार्टिकल जो था उसको, 2 पार्टिकल को आपस में बेड़ रहे थे, तो उसको स्पीड से, कितनी हेक्टर की स्पीड में वैक्यूम से घुमाते थे, और उसको लाके भेड़ना था। और बिल्कुल एग्जैक्ट बोला जाता है पूरे, उसमें एक फिजिक्स का एक टर्म है कि अगर 2 पार्टिकल को एक ही स्पीड से एक ही वैल्यू पे कोलाइड कर दोगे ना, तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है कि एक पार्टिकल को अगर तुम दोनों को एक स्पीड से फेंकोगे, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो दोनों एक साथ यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़े आपस में। इसलिए वो कई बार जो एक इस चीज़ को फंडा समझाने के लिए जो ब्राह्मण शास्त्र जो होता है ना, मतलब हिंदुइज्म में बोला जाता है कि 2 सिक्कों को आपस में बेड़ो, ऐसे पकड़ के फेंको, तो जिस दिन वो इक्वली स्पीड से बढ़ गए उस दिन ब्रह्मांड खत्म।
क्योंकि इम्पॉसिबल होता है कि आप यहाँ से देखोगे तो या तो इधर वेट ज़्यादा कर दोगे या इधर वेट ज़्यादा कर दोगे, वो एक स्पीड से बढ़ने चाहिए। तो ये फिजिक्स है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं अपने लॉन्ग शॉट, एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग शॉट में। तो बेसिकली इसका मतलब ये, फ्रेम के अंदर अगर आप लॉन्ग शॉट लेते हो, सब्जेक्ट छोटा होता है तो उसको कमज़ोर दिखाया जा सकता है। ये एबिलिटी आ जाती है देने की कि कैरेक्टर को डिस्टिंक्ट दिखा सकते, कमज़ोर दिखा सकते, ठीक। लॉन्ग शॉट में दिखाओगे, यानी कि सॉरी मीडियम शॉट में दिखाओगे तो कैरेक्टर थोड़ा सा लार्ज नज़र आएगा। यानी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फाइटिंग हो रही है तो दोनों कैरेक्टर को इक्वली दिखाया जा सकता है कि ये भी पावरफुल है, ये भी पावरफुल है। अगर हम क्लोजअप शॉट लेते हैं तो कैरेक्टर बहुत लार्ज नज़र आता है, तो इससे हम ये दिखा सकते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है ना। इसलिए अमिताभ बच्चन का हमेशा एक एंग्री यंग मैन का क्लोजअप दिखाते थे, विलन का दिखाए, फिर अमिताभ बच्चन का मीडियम शॉट, और फिर अमिताभ बच्चन का क्लोजअप शॉट। तो क्या हो गया, ये आ गया कि भाई ये खेल हो जाएगा ऐसे का, है ना। यहाँ पे कुछ लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हम इस चीज़ को और डिटेल में देख सकते हैं। तो प्रोबेबली मैं उस लिंक को दे दूंगा, फॉरवर्ड कर दूंगा, और डिटेल में उसके बारे में दिया हुआ है। ये जो सीन दिख रहा है ये इसी का लिंक है इधर पे, ठीक है। ये स्टोरी बोर्ड की एक साइट है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो स्टूडियो बाइंडर के अंदर, और एलैबोरेटेड वे में ये पूरा सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। वी गोना टॉक अबाउट दैट प्रोबेबली लेटर ऑन, और बात कर लेंगे उसके विषय में। देखो ये शॉर्ट इस्टेब्लिशमेंट अलग अलग उसमें कैसे दिखेंगे वो बताए गए। एक्सट्रीम वाइड शॉट ऐसा नज़र आएगा, वाइड शॉट यानी लॉन्ग शॉट ऐसा नज़र आएगा, ठीक। इसमें देखो कितना छोटा सब्जेक्ट है, उसका टेंट लगा हुआ है, इन्वायरमेंट दिखा रहा है कितना बड़ा है कंपैरेटिवली द टेंट। मार्शियन मूवी आई थी ना, मार्क वॉलबर्ग की, मार्क वॉलबर्ग नहीं, डेमियन मैट डेमन की, मैट डेमन की, तो उसकी आई थी, वो वाले का सीन है। शॉर्ट 3 जैंगो अनचेंड, जैंगो अनचेंड आई थिंक यही है। हाँ, स्पिलबर्ग का नहीं था ये वाले टर्म में, नॉलन, नॉलन नहीं था, एक और है, बहुत फेमस डायरेक्टर है ये भी, कैमरॉन। कौन था, अवतार वाला नहीं है ना ये, ड्रामा वाला है ये ड्रामास बहुत अच्छे बनाता है। कौन, स्नाइडर, स्नाइडर नहीं, स्नाइडर एक्शन मूवी वाला, टेरेंटिनो, टेरेंटिनो भी है जो आपके क्या बोलते हैं ये, तो ये फुल शॉट है। इसमें क्या होता है जनरली, ये नीग्रो लोग की हिस्ट्री तो पता है, तो वही वाला केस हुआ था इनके साथ भी। तो जैंगो अनचेंड में ये जो रहता है, ये इस सीन में ये जो रहता है, ये अपने जो मास्टर्स हैं उनको मारता है, मर्डर करता है उनका इस सीन में, इसलिए ये फुल शॉट में दिखाया जा रहा है, ठीक है। फुल शॉट में दिखा रहे हैं, ये सीन देख सकते हो, ये वो आइकॉनिक सीन है जो इस शॉट को बहुत अच्छे से दिखाया। इसमें क्या होता है, वो बाकायदा इसका गर्दन में बांध देते पट्टी। एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई रेप करने वाला रहता है, तो वो जो रेप करने वाला रहता है वो वाइट पर्सन रहता है, तो वो उसको मारता है ना, तो वो उसको मारता है, तो फिर इसका डेथ सेंटेंस वैसे ही हो जाता है कि अच्छा उसने हमें, लड़ाई करता है उससे, उसको दूर करता है, तो वो ये आ जाता है। तो फिर इसको क्या करते हैं, इसको लटका के मारने का प्लान रहता है, तो उसको ला के रखते हैं, तो वो क्या है, वही वाला शोले वाला ट्रिक, अरे है ना, वो जाता है वो सीधा, उसको क्या करता है वो कुछ चैलेंज लगाता है कि अगर, हाँ इसमें शायद चैलेंज लगाता है, वो बोलता है कि मैं एक बार में कितने, कौन सा सेब को उड़ा सकता हूँ, या कुछ ऐसे करके एक बंदूक का वो चैलेंज लगाता है। तो उसका मास्टर बोलता है अच्छा तू, क्योंकि मास्टर को गन पसंद रहती है, तो वो बोलता है अच्छा ठीक है तू वो कर सकता है, तो चल ठीक है तेरी जान बख्श दूंगा। बोलता ठीक है लाइए, तो बंदूक उसको देता है, एप्पल रखता है, वो मास्टर को गोली मार देता है
तो ये था सीन, तो ना मास्टर ही को गोली मार देता उन दोनों को जो रहते हैं, तो उल्लू बना देता उल्लू। तो यहाँ इसीलिए वो जैंगो अनचेन नाम रखे, क्योंकि उसके बाद उसका कोई मास्टर नहीं रहता, तो वो फिर भाग जाता है, भगौड़ा हो जाता है, तो फिर वो घूमता रहता है मेन व्यक्ति को मारने के लिए। ये पिक्चर देखियो, ये सब टॉप क्लास मूवीज हैं जो देखनी चाहिए आप लोगों को, इस चीज़ को अगर सीखना है तो बहुत अच्छे से। हाँ, सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। मैड मैक्स है ये पहली वाली, दूसरी मार्शियन है। हाँ लिख लीजिए, ज़रूरी है, देखिए इस चीज़ को। पहला है मैड मैक्स, मैड मैक्स फ्यूरी रोड। अरे तो ये देंगे ना, ये अनस देंगे पिक्चर आपको, आपका जॉब है उनको देना मूवी, ठीक है। ये दूसरा है मार्शियन, मार्शियन है ना, जैसे वो बोलते हैं ना मार्स में रहने वाला मार्शियन कहलाएगा, तो मार्शियन, मार्शियन है। तीसरा जो है ये है जैंगो अनचेन्ड, डी, डी लिखो और जैंगो लिखो, JANGO। वो एक्चुअली में डी जो है वो साइलेंट है, तो जैंगो अनचेन्ड, चेन खोल दी गई उसकी, अनचेन्ड है ना। तीसरा ये मूवी है जिसमें मीडियम फुल शॉट में सीन दिखाया गया है, ये मूवी कोई पहचान सकता है? नहीं पहचान सकते? हाँ तो मूवी है, तभी तो वहां डाला हुआ है, मूवी है भाई। अच्छा आप लोगों ने भारत में एक मूवी आई थी चॉकलेट, देखे हो? चॉकलेट नहीं? Oh God. नहीं, अरे इमरान हाशमी की, इरफान खान, इमरान हाशमी, और वो लड़की क्या नाम था जो आशिक बनाया आपने में हीरोइन थी, क्या नाम? हाँ हाँ, छोटे छोटे थे। नहीं तो चॉकलेट उसके बाद आई थी बाय द वे। तो एक मूवी आई थी, या यूजुअल सस्पेक्ट, द यूजुअल सस्पेक्ट देखे हो? ये है द यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है। हाँ यूजुअल सस्पेक्ट देखिएगा, ऑस्कर विनिंग मूवी है, एकेडमिक अवार्ड मिले हैं, क्योंकि मूवी में, नहीं, मूवी में एक मिथ गैंगस्टर के बारे में बताया गया, मिथिकल गैंगस्टर, जो कि एक तरीके से गैंगस्टरों के बीच में भूत माना जाता है, और स्टोरी उसके बारे में। और शुरुआत में आपको एक ऐसा सीन मिलेगा जिसमें एक सिनेरियो होता रहता है, कुछ भी होता रहता है, और उस सीन के बिना पे आप बस यही फिगर करते रहते हो कि वो करता कौन है। पूरी थ्रू आउट द मूवी आप ये देखते रहते हो कि करता कौन है, द यूजुअल सस्पेक्ट, द यूजुअल सस्पेक्ट। मूवी के नाम से ही समझ में आता है कि आप ये पूरी पिक्चर में फिगर आउट करते रहते हो कि ये कांड जो है, इतना बड़ा कांड, ये कौन किया है ना। तो वो देखना, द यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है। काउबॉय शॉट देखे हो ये वाला, है ना, वंडर वुमन है ये, आप लोग जानते ही हो, वंडर वुमन सुपर हीरो की पिक्चर में। अब वंडर वुमन देखना हो, आप कोई भी सुपर हीरो की देख लो। हाँ सबसे सही, घर में जाना बोलना हॉटस्टार दिलवाइए मुझे, लेकिन घर वालों को समझा देना हॉटस्टार एक चैनल का नाम है। हाँ वही है ना। सारा चीज एक ही में मिल जाएगा, ये बात सही, पूरा मिल जाएगा। DC नहीं मिलता। ये जो मीडियम शॉट है, ये मूवी कौन सी है? एक्समैन है, कोई भी, द लास्ट स्टैंड ले लो, एक्समैन है, वुल्वरीन वाली है ना, तो वो एक्समैन है। एक्समैन में मैग्नेटो कैरेक्टर है। ये जनरली देखो मैग्नेटो कैरेक्टर क्या है, बोलते हैं ना एक्समैन में लेवल 10 का म्यूटेंट रहता है, यानी बड़े लेवल का म्यूटेंट रहता है, इसके कारण से उसको मीडियम शॉट में ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो उसको बड़ा दिखाना है। तो वो आसानी से मतलब पूरे स्टेडियम को एक साथ पूरा
डिस्ट्रॉय कर सकता है एक हाथ के एक्शन से, ऐसा है ना। तो वो छोटा नहीं है, तो बड़ा लेवल का म्यूटेंट है, तो इसलिए उसको मीडियम शॉट में ही दिखाया जाता है मैग्नेटो को। देखो टाइप्स ऑफ कैमरा शॉट फ्रेमिंग, शॉर्ट फ्रेमिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कैमरा शॉट फ्रेमिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लेसिंग सब्जेक्ट्स इन योर शॉट्स। आपका जो कैरेक्टर सब्जेक्ट है उसको फ्रेम में किस जगह पे रखना, यही उसकी कला होती है, कैमरा शॉट फ्रेमिंग बोलते हैं। कैमरा शॉट्स आर ऑल अबाउट कंपोजिशन, ठीक है। ये किस तरीके से दो और सब्जेक्ट हैं, या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट एंड प्रॉप है, या कौन सी चीज़ है ना, इन कैसे इन चीज़ों को एक सीन में समूचा दिखाया जा सकता है बेहतर वे में, यही कला होती है कैमरा शॉट फ्रेमिंग की। रेदर देन पॉइंटिंग द कैमरा एट द सब्जेक्ट, मतलब उसी के आगे का कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसका मतलब ये है कि कैमरा शॉट्स आर ऑल अबाउट कंपोजिशन रेदर देन पॉइंटिंग द कैमरा एट द सब्जेक्ट। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कैमरा जो है वो सब्जेक्ट को फोकस करके बना दिया जाए, हर बार हर फ्रेम में आपने कैमरा को सब्जेक्ट को सेंटर में रख दिया, हर फ्रेम में रख दिए, नहीं, वो कला थोड़ी हुई, वो तो आपने केवल देख लिया, सब्जेक्ट रख दिया, खींच लिया फोटो, ठीक। यू नीड टू कंपोज एन इमेज, आपको एक इमेज को या सीन को कंपोज करना आना चाहिए अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। जनता वही चीज़ देखनी चाहिए जो चीज़ आप चाहते हो कि वो देखे, ठीक। इसमें कितने टाइप के दिख रहे हैं, 5 टाइप के हैं। पहला सिंगल शॉट है, 2 शॉट है, 3 शॉट है, ओवर द शोल्डर शॉट है, OTS भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट भी होता है, POV, ठीक है। ये 5 टाइप के शॉट्स आते हैं। यहाँ पे जो दिख रहे हैं उनके साइज बता रहा है, ये टाइप्स हैं, ये साइज है। साइज क्या है, एक्स्ट्रा लॉन्ग शॉट XLS, बड़े साइज का फ्रेम लगेगा, ठीक, यानी आप बहुत ज़्यादा जूम आउट होंगे कैरेक्टर को लेके। लॉन्ग शॉट ये साइज में आएगा, MLS शॉट यानी मीडियम लॉन्ग शॉट इस साइज में आएगा, मीडियम शॉट इस साइज में आएगा, MCU मीडियम क्लोजअप शॉट इस साइज में आएगा फ्रेम का। मीडियम क्लोजअप शॉट में देखो सीने का लोअर भी है और सर भी है। क्लोजअप शॉट केवल फेस, BCU यानी कि मीडियम क्लोजअप शॉट, ठीक है, वह MCU ही होना था, सॉरी ये MCU तो मीडियम आ गया, BCU जो है वो उसका भी एक टर्म है, मैं भूल गया, ये मुझे लिखना था यहाँ पे। तो ये एकदम फेस का शॉट है, बैकग्राउंड एंड फेस शायद दिखता है इसलिए इसको BCU बोलते हैं, ये बैकग्राउंड भी दिखता है, फेस भी दिखता है। और XCU यानी कि एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट, ठीक है। इतने में साइज फ्रेम का सेट होता है, सब्जेक्ट का साइज फ्रेम में कितना एरिया घेर रहा है वो चीज़ बता रहा है, वो उससे डिसाइड होता है। सबसे अलग अलग इफेक्ट आएगा, यानी ये सारी चीज़ें इन सब में डाली जा सकती हैं। सिंगल शॉट में भी डाला जा सकता है, 2 शॉट में भी डाल सकते हैं, 3 शॉट में भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू द क्रिएटिविटी ऑफ योर सिनेमेटोग्राफर, उसके ऊपर में रहता है। वो आगे बताएंगे, बड़ी उतावली चल रही है ना, 6 मिनट है अभी हमारे पास। सिंगल शॉट, When your shot captures one subject, it's known as a single shot, यानी एक सब्जेक्ट है तो उसको सिंगल शॉट बोलेंगे, ठीक। सिंगल शॉट्स कैन बी सेट एंड फ्रेम्ड इन एनी शॉट साइज यू लाइक, जो प्रीवियस साइज बताए गए किसी में भी सेटअप में डाल सकते हो, मगर क्या है पैरामीटर, एक कैरेक्टर यानी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। जस्ट एज लॉन्ग एज देयर इज एन ओनली वन कैरेक्टर फीचर्ड विद इन द फ्रेम, एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। द रीजन इज बिकॉज यू कैन हैव एन ओवर द शोल्डर सिंगल शॉट, ये सिंगल शॉट है, ये तो देखे हो पिक्चर आपको छोड़ के, आयरन मैन आप ना पूरा लिस्टिंग करते जाइए और प्रतिदिन एक पिक्चर देखूंगा, ये सोच ठान के देखो, कुछ भी देखते रहो। हाँ
कुछ भी लेके देख लो, हम तो बोल रहे हैं अभी कुछ भी पिक्चर देख लो, कम से कम थोड़ा तो बिल्ड हो जाएगा ना। पूरा मार्वल कलेक्शन मिल जाएगा। वीएफएक्स तो दूर की चीज है, अभी तो सिनेमाटोग्राफी देख रहे हो। अभी तो कोई भी पिक्चर देखो, चाहे मार्वल देख लो, चाहे ड्रामा पिक्चर देखना हो देख लो, या कोई भी पिक्चर, है ना। सीरियल पसंद है, सीरियल देख लो। हाँ थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो जाए, लाइट जला के देखो ना, और दो चार व्यक्ति को बैठा के दिखाया करो, तुम भी देखो तुम भी देखो, ऐसे करके। तो बगल वाले को बैठा लेना, अगर महिला ना हो तो। नहीं तो फिर आपका ध्यान पिक्चर में नहीं जाएगा। सही बात है ना। तो देखो ये एक सिंगल शॉट है, ठीक है। इसमें एपिक शॉट है। एपिक शॉट बोलते हैं कि जनरली हीरो जब एक्शन करके लौट रहा होता है और पीछे वो एपिक ब्लास्ट वगैरह होता है, थोड़ा सा एपिक लगता है, इसलिए एपिक शॉट भी बोलते हैं। ये सीन भी याद होगा, मूवी बैटमैन डार्क नाइट राइजेस, है ना। द डार्क नाइट राइजेस में तो वो है बेन है, बेन, ठीक है। तो डार्क नाइट, अब इसमें ये शॉट में और आगे जो ओवर द शोल्डर शॉट है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें कैमरा स्लाइटली ज़्यादा एरिया देता है सब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, लेकिन कैमरा जो है वो स्लाइटली ज़्यादा सब्जेक्ट पे फोकस होता है, तो इसलिए इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। वो चाहे यहाँ डमी बैठा दो, किसी को बैठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। द रीजन इज बिकॉज यू कैन हैव एन ओवर द शोल्डर सिंगल, ऑल्सो नोज एज डर्टी सिंगल। इसको डर्टी सिंगल शॉट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली क्या है, एक डायरेक्टर्स की उपज थी कि डर्टी सिंगल बोलते थे, तो मतलब ओवर द शोल्डर शॉट ही है, लेकिन थोड़ा सा टिल्ट, मतलब हाँ ऑफ फोकस रखना है किसको, एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उसको। तो द टेक्निकली हैज मोर देन वन पर्सन इन द फ्रेम, बट द कैरेक्टर इन द फोरग्राउंड इजंट फीचर्ड। ये जो फोरग्राउंड है ना, ये फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है, क्योंकि ये पास है। तो जो फोरग्राउंड में चीज है वो ऑफ फ्रेम है, मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, ज्यादा फोकस इस पे रहेगा। दैट्स वाई इसको डर्टी सिंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको डर्टी सिंगल शॉट बोलते हैं। ये ना बात ठीक है। सो लेट्स मूविंग ऑन टू अवर कौन सा ये वाला, ये तो आपको वो लेना, डर्टी पिक्चर आई थी मूवी, आपने देखा होगा डर्टी पिक्चर, है ना। ये बैटमैन है, द डार्क नाइट। हाँ पिक्चर है, पिक्चरों की सीरीज है, बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, आप चिंता मत करिए, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। टू शॉट और टू शॉट, ठीक है। नंबर टू शॉट या टू शॉट जो है, अ टू शॉट इज अ कैमरा शॉट विद टू कैरेक्टर्स फीचर्ड इन द फ्रेम, यानी दो कैरेक्टर एज अ सब्जेक्ट दिखाई देंगे तब। यहाँ पे देख रहे हो फेस ऑफ करते हुए, ये कौन सी पिक्चर है, मैट्रिक्स। हाँ बहुत अमेजिंग पिक्चर है। इन्हीं इन्हीं पिक्चरों के कारण, यानी इन्हीं तो नहीं बोलूंगा, इसी बोलूंगा, मैट्रिक्स के ही कारण आपका जो वीएफएक्स अब आया है वो इसी कारण आया, क्योंकि ये पिक्चर में ही वीएफएक्स के नए आयाम डाले गए थे। अदरवाइज उससे पहले हम लोग केवल कैमरा ट्रिक से काम चला रहे थे। जब ये मूवी आई उसके बाद, मैट्रिक्स के बाद से लोगों में अचानक से आया कि यार ये विजुअल कैसे बनाए गए, तब समझ में आया कि तब, है ना, फिर सबको इसी को कॉपी करने लगे मैट्रिक्स को, और आजकल चना मुर्रा हो गया। बट स्टिल उस समय वीएफएक्स नहीं था, लेकिन मैट्रिक्स ने वीएफएक्स की एक नई लहर डाल दी जनरेशन में पूरी की पूरी, राइट। ये मूवी कौन सी है, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फेलोशिप, है ना। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जो है वो भी देखने लायक है, टू शॉट्स वगैरह बहुत सारे दिखाए गए हैं उसके अंदर पे, ठीक। ये मूवी
अगर आप ये मूवी बता पाए या ये मूवी बता पाए, अगर आपने ये मूवी बताई या ये मूवी बताई, तो आप इन दोनों मूवीज में क्या बोलते हैं, आप एक तरीके से मीडियम लेवल ऑफ मूवी वॉचर हैं या मूवी काफ़ी देखते हैं, वो मैं मानूंगा। ये दो मूवी बताए तो मतलब आप बहुत क्वाइट ऑफन मूवी देखते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा तगड़ी मूवी देख रही बस उसी को देखने वाले हैं, तो वो ये है। ये बताए तो मतलब हाँ मैं कुछ मूवी इंडस्ट्री में जानता हूँ, और ये बता दिए तो आप लेजेंडरी लेजेंड है मूवी इंडस्ट्री में। ये हाँ, ओके, चलिए तो यू है लेजेंडरी, आपने देखा हुआ है मतलब पिक्चर का। क्या नाम है तुषार पिक्चर का, नहीं पता? नो। टैरेंटिनो की मूवी है पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन मूवी है, क्लासिक मूवी है, बहुत ही तगड़ी पिक्चर है। हाँ, राइट। और ये इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। इनग्लोरियस बास्टर्ड्स एक फिक्शन, फैंटेसी फिक्शन मूवी है, जिसमें उन लोग ये सोच, ये एक फैंटेसी बनाई गई है कि हिटलर को अगर मारा जाता तो कैसे मारा जाता, तो इसलिए वो लेस बास्टर्ड्स दिया है उसमें। हिटलर को वो एक मूवी थिएटर में बुला के मारते हैं, तो वो बहुत तगड़ा वो है। इसमें वो है ना, ब्रैड पिट वगैरह भी है। और ये जो रहता है, ये नाजी सोल्जर रहता है, जो कि सुपर हीरो मतलब हीरो सोल्जर रहता है, अकेला स्नाइपर कितने 2000 लोगों को रोका रहता है, रोक के रखता है। तो मतलब वो हिस्ट्री से रिलेट करके कुछ कुछ बताया गया। तो पिक्चर का नाम है इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। ये ये भी हाँ, डायरेक्टर भी वही है, वैसे ही है एक, प्रोबेबली। मैंने डायरेक्टर हाँ देखा नहीं मैंने, मूवी देखी है, मूवी बहुत अच्छी है, देखने लायक है। सारे हीरोज ने सबने काम बहुत अच्छा किए हैं, बिल्कुल फील आएगा तुम्हें कि ये 19 आई थिंक 30s में चल रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू उसी दौरान चल रही थी, 1917 से 1945, है ना, तो उस दौरान की ही है। तो इजरायली रहते हैं उन लोग, और उन लोग 7 या 5 इजरायली रहते हैं जो कि वहाँ जाते हैं, और वहाँ जाके मतलब वो लोग ज्यूइश रहते हैं, ज्यूइश सोल्जर रहते हैं जो कि ब्रिटेन के सोल्जर रहते हैं, और वो लोग फिर तो वो मारती कोई और है लेकिन हिटलर को, हाँ ना, स्पॉइलर नहीं दूंगा, मारता कोई और है, बाकी वो अलग है, वो ठीक। टू शॉट्स आर ऑफन Two shots are often really useful for allowing performance to play out in a single take, which can be especially useful for comedy. ठीक है, जनरली ये जो शॉट्स हैं वो किसी भी कॉमेडी पंच लाइन को दो लोगों के बीच में पुश करने के लिए दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी सीन के बाद कुछ ना कुछ कॉमेडिक हो सकता है। जैसे ये जो सीन था, इस सीन में क्या होता है, ये वायरस रहता है मैट्रिक्स में, ये वायरस रहता है, और ये वायरस जो है वो एक पंच मारता है कि अच्छा तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हूँ, ऐसा टाइप की जो पंचेज होते हैं कि इंसान थोड़ा सा समझे कि ओके। यहाँ पे ये दोनों कौन रहते हैं, पिक्चर देखे नहीं हो पल्प फिक्शन, ओके, तो ये दोनों ही एक बॉडीगार्ड रहते हैं, समराइज कर देते हैं, ये एक्चुअली में दो बॉडीगार्ड रहते हैं, है ना, स्पॉइलर नहीं देंगे, बॉडीगार्ड रहते हैं जो कि एक बहुत बड़े गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को बॉडीगार्ड करते रहते हैं। ठीक है, कुछ टाइप का वैसे ही है। ये लाला लैंड बता रहे हैं, लाला लाला लैंड समझ रहे हैं ना, कौन सी पिक्चर देख रहे हो? हीरो बता दो, हम 90s से लेकर 80s से लेकर 2000 तक पूरा देखे हैं, मतलब अभी तक। हम्म।
समझ गए समझ गए। जहर वाली पिक्चर। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। ओह गॉड, वो तो उसमें क्या ही मजेदार था भाई, पता नहीं क्यों देखा। ठीक है, सो इसको अभी यहीं तक करते हैं, देन विल हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। अभी हम 32 तक पहुंच गए हैं एंड टोटल अप टू 52 तक जाना है, यानी 20 स्लाइड्स और हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी। इस दौरान बीच में आप लोगों का कुछ काम है, आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं। प्रैक्टिकल्स है, सीन इस्टेब्लिशमेंट करना है ना। अभी जैसे इन्होंने एक लॉन्ग शॉट दिया, ठीक है, लेकिन लॉन्ग शॉट जो दे रहे हो उसमें आपकी मेहनत क्या है ना। मतलब आपने तो दिखा दिया एक वाइड शॉट में ट्रेन जा रही है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए ना वहाँ। आप नहीं हो, आपके दोस्त नहीं हैं, या किसी की स्टोरी बना रहे हो क्या एक सीन की? नहीं, कुत्ता बिल्ली कुछ तो डाल देते हो वहाँ पे। हाँ, बोल देना कि हाँ हम कस मार लेंगे, आप लोग मार लीजिए पहले कस, हम शूट ले लेते हैं, है ना। मतलब जो भी सीन बना रहे हैं वो सोचा समझा पॉइंट हो तो अच्छा है, वो केवल ऐसा ही हो गया तो फिर वो पॉइंट छूट जाएगा ना। सोचा समझा पॉइंट होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल्स में हम लोग अभी 2 शॉट पे आए हैं, तो 2 शॉट सीन, सीन की एक्सपेक्टेशन करना मेरे लिए क्या है, मतलब जायज है कि नहीं, बता दीजिए। जायज है ना, लेकिन बनाना तो जायज है कि नहीं? कितना बना लिए? हाँ, तो वाइड एंगल सीन कहाँ आया मेरे पास? फोटो फोटो आप लोग भेज रहे हैं कहीं कहीं, वो भी कहाँ भेज रहे हैं वो भी नहीं पता चलता भाई। हम्म, और क्या, 2 शॉट और क्या बोलते, सिंगल शॉट, इसी को बना दो या इसको बना दो। बिल्कुल, तो ग्रीन स्क्रीन भी रखा हुआ है, चाहो तो वैसे भी ले सकते हो। देखो आपको मैंने आफ्टर इफेक्ट की ज्ञान दे दिया है, अब आप उसको मिक्स करके कुछ भी बनाएं वो आपकी चॉइस है। मेरे को कोई लेना देना नहीं कि आप कैसा बना रहे हो, मुझे ये चाहिए कि आपका सोच उसके अंदर होना चाहिए। अब चाहे आप सही में आप टाइगर बम पीछे में फोड़ो, या आफ्टर इफेक्ट में जाके बड़ा एक्सप्लोजन फोड़ो, भारी काम कर रहे हो छोटा काम कर रहे हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को बस ये काम है कि आप अपना थॉट कितना डाल रहे हैं सीन शॉट पे, है ना। और बीच में एक सेशन में आपके ही वर्क के ऊपर आप ही एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये सीन शॉट कैसे इस्टेब्लिश किया। वो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज कर रहे हो सोच के करना है ना, है वही थोड़ी ना है सब सब गणित है भाई, बिना गणित के तो कुछ नहीं होने वाला। तो अगर ये बनाया है तो कैसे बनाया है, ऐसे थोड़ी ना होगा कि सर मैंने कैमरा रख दिया वहां उसको खड़ा कर दिया चलने दिया, फिर जहां मुझे अच्छा लगा मैंने वहां कट कर दिया वो लगा दिया, ये थोड़ी होता है एक्सप्लेनेशन। थॉट से कि सर मैं सिंगल शॉट यूज करना चाह रहा हूँ या 2 शॉट बना रहा था, मुझे सिंगल शॉट यूज करना था, एक ही सब्जेक्ट है, अब वो सब्जेक्ट मैंने पीछे से ले लिया फोटो, सामने से ले लिया उसका वीडियो, या साइड से ले लिया, उससे कोई लेना देना, बस ये सर मेरे को एक सब्जेक्ट बनाना, तो मैंने उसके लिए सिंगल शॉट में इसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब इसमें क्या बोलते, आप जितना एक्सप्लेन करना चाहो, फ्रेम में सर मुझे अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे कोई मेला लगा हुआ था तो मेले में जाते हुए दिखा दिया, या मुझे वीएफएक्स कर दिया,
मैंने यहीं पे उसके पावर जनरेट होता हुआ दिखा दिया सिंगल शॉट में, यही शॉट बना दिए, है ना। देखो मैं ऐसा कोई महत्व किसी उसमें नहीं है, लेकिन खुद सोचो ये शॉट बनाना एक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है ये वाले शॉट से। लेकिन आप लोग की स्थिति अलग है, आप लोग वीएफएक्स आर्टिस्ट हो, हाँ। तो अगर आप एक्टिंग अच्छी करना चाहते हो तो एक्टिंग कर लो, है कि नहीं। आप जोकर वाली एक्टिंग कर लो, है कि नहीं। हीथ लीजर की तो क्या ही जोरदार एक्टिंग थी। या तो वो सीन बना लो या ये सीन बना लो। सर सीन कैसा होना चाहिए, मतलब वीडियो के फॉर्म में? वीडियो ही चलेगा, भूल जाइए आपकी इमेज, दूर गया वो, इमेज जमाना खत्म हो गया। अब इमेज की असाइनमेंट खत्म हो गए, सिर्फ वीडियोस का वो था। हाँ वो खत्म। अब आपकी वीडियो गैलरी बननी चाहिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।